मैं अब्दुल जब्बार एमएम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अब तक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है? फिजिक्स में हमने अब तक जो देखा है, एक बार फिर हम फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं। Q इक्वल टू एन ए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। उसके बाद हमने बताया कि इसके लिए यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हमने कहा कि भी हमारे पास में एक लीनियर चार्ज है या रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश अगर ये L लंबाई का है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इससे a दूरी पर एक पॉइंट हम P ले लें, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है आपका k लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से हो जाए, ठीक है, इस पर क्यों आवेश हो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, इसका रेडियस r हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पर जो आएगा E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि भाई ये कोई एक एंगल बन जाए यहाँ पर अल्फा, इस पर प्लस का लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये भी हमने बताया था एक बात। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से रेखीय आवेश घनत्व इस तरीके से, ये आपका क्या है भाई, इस पर है ऐसे एक रिंग, और इसके अक्ष पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करूं, तो फिर इसके अक्ष पर जो है हमारे पास में क्या आएगा, और ये हमारे पास में स्मॉल r है, तो ये कैपिटल R है। तो E की वैल्यू आएगी भी इसमें ये आएगी आपकी K और Q x अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। इसको देख लेना एक बार, यही आएगा। ठीक है, अब तक मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो है आपका कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मैं फिर बता देता हूं, ये चैप्टर नीट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, और ये चैप्टर मैं आपको फिर बता रहा हूं IIT मेंस में भी बहुत आता है, और कुछ क्वेश्चन तो यूपी बोर्ड ने भी पूछे हैं, CBSE बोर्ड तो पूछता ही है। 2026 में मैंने कॉपी चेक करी थी CBSE बोर्ड की, तो इसी बार करी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूं अपने बच्चों से, जो शेर और शेरनी है उनके लिए टॉपिक है ये। जो बच्चे जी चुराते हैं, फिजिक्स से जी चुराते हैं, वो चाहते हैं बस हमें तो सर इंपॉर्टेंट दे दीजिए, तो वो बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पढ़ने वाले होंगे शेर और शेरनी, जिनका जिगर बड़ा है वो रुक जाए। आइए इधर, हमारे पास में मेरे बच्चे दो प्लेटें हैं ऐसे, ये दो प्लेट ली, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं। ये आपकी प्लस की प्लेट है। किसकी प्लेट है बच्चे? प्लस की प्लेट है। इस टॉपिक के बाद में एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन भी दिया, मैं वो भी कराऊंगा। और ये माइनस की प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? माइनस की प्लेट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे बच्चे, वो प्लस से माइनस की तरफ ऐसा आएगा। पहले तो इस बात को समझ लेना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ आएगा। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रख देता हूं, प्लस का क्यू चार्ज रख देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर माइनस का क्यू चार्ज रखूंगा, तो फिर जो डायरेक्शन बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट बनेगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बताई है, लेकिन समझ लेना, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, यानी समांतर और जो समान दूरी पर रखी हो, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, ये मैंने प्लस का क्यू चार्ज रखा, तो एक बात का ध्यान रख लेना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गलती से भी कोई चार्ज रख दोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में
और वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, पहली बात। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि दूसरी बात मैं इसमें ऐसे मानता हूं, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गलती से भी कोई चार्ज मैंने रख दिया माइनस का, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है, तो अगर मैंने माइनस का चार्ज रख दिया मेरे बच्चे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस साइड में फोर्स लगेगा और वो हो जाएगा क्यू ई, इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में। अब यहां बात करते हैं, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी एल, कितनी है भाई, एल। मैंने यहां पर एक चार्ज को फेंका, इलेक्ट्रॉन को फेंका ई को, जिसका मास जो है एम है और चार्ज उसका ई है। इसको मैंने यहां से एक वेलोसिटी दी, वी नोट वेलोसिटी दी, जो इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी है वो मैंने क्या दी, वी नोट वेलोसिटी, मतलब वेग दिया इसको। तो ये जो है, ये बेचारा अगर इस पर कोई फोर्स ना लगता, एक बात और समझ लेना, ये जो है ये ग्रेविटी फ्री है। ग्रेविटी फ्री का मतलब ये है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आगे वैद्युत क्षेत्र कहीं नहीं टिकता, बहुत जबरदस्त होता है कौन, वैद्युत क्षेत्र। और ग्रेविटी जो है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैं बोल रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर गुरुत्व क्षेत्र कहीं नहीं टिकता, मैं ये बोलना चाह रहा था। यानी ग्रेविटी फ्री होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने इसे ग्रेविटी फ्री बताया। अब आगे चलते हैं, जैसे ही इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही इसको हमने वेलोसिटी दी, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जो है ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाता है। यानी क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा, ये जाना चाहिए था ऐसा, एक फोर्स यहां लगा, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा तो इस पर फोर्स लगा, इस फोर्स ने इसको मोड़ दिया। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से इस पर एक एंगल भी होगा। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जब ये वैद्युत क्षेत्र से जाता है तो निर्गत एंगल क्या है, ये भी पूछा गया सवाल है। तो अब हम बात करेंगे इसमें, आपने इसको दो तरीके से देखते हैं। इसमें दो गतियां हैं, पहली गति है एक्स डायरेक्शन में, दूसरी गति है वाई डायरेक्शन में, इसे वाई मान सकते हैं। यानी एक साथ दो गति हो रही है, आगे भी जा रहा है और इधर भी मुड़ रहा है, समझ में आती है। तो अब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो ओनली वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। तो इसलिए ऐसे सवाल को करने के लिए एक पहले ऐसे दो हिस्सों में बांट लो। यहां लिखेंगे एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में, और यहां लिखेंगे वाई दिशा में। भाई मैं लिख दिया मैंने यहां, चाहे यहां भी दिशा लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें हम जैसे आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये एल है और ये यहां से यहां तक टी टाइम तक ये चला भी है, ये याद रख लेना। ये इसके अंदर जो है टी टाइम तक यहां तक गया और ये टी टाइम तक ऊपर भी जाएगा, फिर समझ में आती है बात। चलिए आगे, एक्स डायरेक्शन में बताओ इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग वो होगा आपका वी नोट। पहली बात मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है। आप कहोगे भैया जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब यहां एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, और जो टाइम है तो वो तो टी है ही, इधर भी और उधर भी। तो बताइए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, एक्स दिशा में दिख रहा भाई, एक्स दिशा में, एक्स इसको देख लो, इधर दिख रहा, कैमरा पर्सन प्लीज, दिख रहा है, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में जी, एक्स दिशा में विस्थापन, ठीक है। क्या होगा विस्थापन, समझो भैया। तो आप सेकंड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास में कि भैया एक्स दिशा में जो विस्थापन है वो हो जाएगा आपका विस्थापन इक्वल टू, यानी कि एल इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस के हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, विस्थापन तो एल मैंने ही ले लिया, चाहे यहां पर विस्थापन पहले एस ले लो, एस को मैंने एल, क्योंकि ये यू एक्स की वेलोसिटी वी नॉट और ये हो जाएगा मेरे बच्चे टी। अब यहां वाली वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये वाला ये जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम टी की वैल्यू लेंगे एल बाई वी नॉट, एल बाई वी नॉट। चलो वाई दिशा में विस्थापन। अब मुझे बताओ शुरुआत में
क्या कोई वेलोसिटी थी y में? कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, यानी प्रारंभिक वेग y डायरेक्शन में 0। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि विस्थापन कितना होगा? विस्थापन ये है, जब ये विस्थापन ही मानो एक हिसाब से, तो कितना विस्थापन होगा? y विस्थापन होगा। डायरेक्शन अब यहां पहले वही बता दो, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा y डायरेक्शन में फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर E चार्ज रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगता है? QE। QE, हाँ, क्यू की जगह क्या रखोगे? स्मॉल ई। स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ओवर ई ए, इतना एक्सीलरेशन लगा। y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, y दिशा में विस्थापन कितना होगा? y दिशा में विस्थापन, y दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन हो जाएगा मेरे बच्चे, y दिशा में विस्थापन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका y इक्वल टू जी यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y दिशा में विस्थापन है तो y है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0 नहीं, सॉरी, यू वाई था ये 0 इंटू टी प्लस के हाफ ए वाई हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम। अब यहां से हम टी की वैल्यू लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू है एल बाई वी नोट स्क्वायर, एल बाई वी नोट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई ओवर एम एल स्क्वायर वी नोट का स्क्वायर। ये विस्थापन हुआ। अब ये जो डायरेक्शन देख लेना इस बात को कि यहां पर y जो है एक डायरेक्शन में है, एक पावर है, l की 2 पावर है। हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला को बताती है। तो इसका जो पाथ होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोला होगा। पाथ कैसा होगा? रास्ता कैसा होगा? पैराबोला होगा। रास्ता कैसा बोला भाई? पैराबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विस्थापन, सॉरी, पाथ या पथ कैसा होगा? इसका पथ होगा पैराबोला। पैराबोला को भैया इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परवलयाकार। कैसे बोलेंगे भाई? परवलयाकार, परवलयाकार। समझ लेना भी बात को थोड़ा सा, है ना। मैं दोनों लैंग्वेज को बाइलिंगुअल थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, वैसे फिर भी मैं हिंदी को बहुत प्रीफर कर रहा हूँ। ये हिंदी माध्यम है, मेरे इंग्लिश में भी आएगा। एक्चुअल में मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, दोनों स्कूलों में, इसलिए थोड़ा सा ये मुझे वो रहता है कि हिंदी इंग्लिश मेरी बराबर चलती रहती है। बट फिर भी ये हिंदी माध्यम में है, फिर मैं इंग्लिश में अलग लाऊंगा। ठीक है, जो इंग्लिश का समझने वाला बच्चा वो समझ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई, पथ जो है वो कैसा होगा? पैराबोला होगा और परवलयाकार होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में क्या है? आगे अभी थोड़ी सी और बात समझो। तो इसके बाद में हम बात करेंगे ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इस एंगल के लिए 2 बात होती है। इधर तो है वेलोसिटी vx, यानी कि x में, और इधर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vy। तो ये दोनों वेलोसिटी निकालेंगे। x में वेग, वेलोसिटी का मतलब x में वेग, तो vx इक्वल टू ux प्लस axt। अब मुझे बताओ, ux तो v नोड है, प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग भी कितना हो जाएगा टाइम t के बाद में? x में वेग, x दिशा में वेग, x दिशा में वेग, x एक्सिस में, x दिशा का मतलब ये है x एक्सिस में, x एक्सिस में, तो वो तो सिंपल ही आएगा, vx बराबर v नोट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये vx, अब ऐसे ही y दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं आप क्षैतिज दिशा में वेग। ये x दिशा का मतलब वही है, y दिशा का मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग मेरे बच्चे। और वो क्या हो जाएगा? vy इक्वल टू uy प्लस के ay इंटू टी। अब यहां समझो, अब यहां पर जो है शुरुआत में जो वेग है ऊपर नहीं है, सीधा हॉरिजॉन्टल में है, तो यहां पर नहीं है तो 0 लिखोगे, प्लस ay हमने बड़ी ईमानदारी से निकाला था, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम, और टी भी लिख दो अभी यहीं, टी है हमारे पास में एल ओवर वी नोट, ये टी है। तो इसका मतलब ये वी की वैल्यू, वी की आया स्मॉल इंटू कैपिटल ई ओवर एम इंटू एल ओवर वी नोट। अब हमारे पास में एंगल निकालते हैं हमेशा टेन से, टेन थीटा बराबर हो जाएगा
परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू वी वाई और वी वाई की वैल्यू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम इंटू एल ओवर वी नोड, ओके, अपॉन वी एक्स। और वी एक्स कितना है आपका, वी एक्स जो है वी नोड ही है, तो इसलिए यहां पर जो वी एक्स आएगा वो आएगा आपका वी नोड। तो मैं बोल सकता हूं भैया टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल ओवर वी नोड का स्क्वायर। तो ये आपका एंगल है, कई बार एंगल भी पूछता है, तो ये आपको आना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात समझ लेना, कहीं गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। तो यही है, इसके ऊपर ये आ गया, इसके नीचे अगर एक मानूंगा तो ये नीचे आएगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में अब इस बात से हम कितनी बात सहमत हो रहे हैं। एक बात तो ये कि हम ये इस बात का पता होना चाहिए कि जब कोई भी चार्ज जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश करता है, लंबवत करता है, तो ध्यान रख लेना वहां पर जो है यो पैराबोला उसका पाथ हो जाता है, यानी कि परवलयाकार उसका पथ हो जाता है, वो इस डायरेक्शन से पता चलता है। और इसके बाद में कई बार इसकी वेलोसिटी भी पूछ लेता है। और अभी ऐसे एक दो क्वेश्चन है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे पास में ऐसे दो तीन क्वेश्चन भी हैं जो मैं इसको कराऊंगा, जो इस टॉपिक पर आते हैं और जो यूपी बोर्ड ने पूछे भी हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आइए स्टूडेंट, इस जो अभी हमने थोड़ा टॉपिक पढ़ा था पीछे, उस टॉपिक के ऊपर कुछ और बातें हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक बार फिर कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, बातें मतलब क्या है, क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन कर लेते हैं जो आए हुए भी हैं, यूपी बोर्ड ने पूछा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये पता नहीं कहाँ से टॉपिक पढ़ाने लग जाते हैं, ये टॉपिक तो आते ही नहीं। आते हैं बेटे, यूपी बोर्ड भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से हल्के लेवल का पूछता है। ये यूपी बोर्ड में आया हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसकी तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये तो नीट ने ही पूछ लिया था, मतलब इस जैसा छोटे मोटे भी पूछ लेता, कभी कभार शर्म आ जाती है, ठीक है। नहीं, मेडिकल एग्जाम में आया था कोई से में, नीट नहीं, कोई सा मेडिकल एग्जाम पहले जब पेपर बनते थे तब। एक कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम से d दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कि प्राप्त वेग। अब मुझे एक बात बताइए, अभी इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि लंबवत चलता है या उसके अनुदिश ही चलता है। फिलहाल हमें तो ये बात है कि अगर हमने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लस का चार्ज जो है वो इस पे, ये प्लस का चार्ज रखा हुआ है, प्लस का क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी डायरेक्शन में आपको समझना है कि इस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलेंगे हम F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ये वाला फोर्स लगेगा, यानी ये इस साइड में चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया, ये लग गया। अब जब इसका मास अगर m है, मास कितना है इसका, m है, तो इस पर त्वरण बताओ कितना आएगा। त्वरण जो आएगा वो आएगा a इक्वल टू एफ बाई एम। मेरे बच्चे f की वैल्यू है क्यू ई और m ये रहा, ये हो गया आपका क्या, त्वरण या एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब अगर इसमें ये है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्राप्त वेग d दूरी तय करता है। अब d दूरी तय करने के बाद में, तो d दूरी तय करेगा तो इसका मतलब उसमें त्वरण है, तो d दूरी तय करने में उसका कितना वेग हो जाएगा। तो अगर कोई चीज में त्वरण है तो जितनी दूर जाएगा उतना उसमें वेग आएगा। तो तृतीय समीकरण से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन वो है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। अब बात करेंगे हम v स्क्वायर, अंतिम वेलोसिटी मुझे चाहिए। शुरुआत की वेलोसिटी किससे, विराम से करता है। एक कण जिसका द्रव्यमान m समान वेग से विराम से चलता है, विराम से चलता है तो 0 का स्क्वायर, विराम का मतलब 0 से 2a, कितना है इसमें क्यू ई, क्या मेरे बच्चे, क्यू ई ओवर m, और ये कितना है आपका विस्थापन d। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2q ई ओवर m, और ये हो जाएगा आपका d। तो मेरे बच्चे इसमें जो v हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या भैया, वो हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 2q ई डी बाई m। अब मुझे बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये बताइए। ये अंतिम वेलोसिटी है d के बाद, बात सही है भाई, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था और ये पेपर में आया हुआ था, इस बार 2023 में आया हुआ था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये सिंपल सा उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अब ये आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बच्चे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है
कि मेरे बच्चे ये कह रहा है कि कण 1 और 2 की पहले प्रकृति बताओ। जो प्लस की तरफ भागे हैं तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? कण 1 की प्रकृति हो जाएगी माइनस की और कण 2 की भी माइनस की, और जो प्लस की तरफ माइनस की तरफ भागे हैं तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्लस की। क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो विपरीत आवेश जो होते हैं वो आप विपरीत चिन्ह के आवेश अट्रैक्शन में आएंगे, यानी ये इसकी तरफ भागेंगे क्योंकि माइनस के थे, ये इसकी तरफ भागे क्योंकि प्लस का था, पहली बात। अब कह रहा है कि कौन सा कण ज्यादा विचलित क्यों हुआ? 3 कण। ये इस वजह से ज्यादा विचलित हुआ, मुझे इतना पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं विचलन किसका ज्यादा हो रहा है? वो तीसरे का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये पता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वाई वो होता है E/m, E/m के प्रोपोर्शनल होता है, E/m के प्रोपोर्शनल होता है, उसका विचलन ज्यादा होगा। क्यों विचलित हुआ? क्योंकि इसका E और m का जो रेशो है वो ज्यादा होगा, यानी ये हल्का कण भी हो सकता है, द्रव्यमान में जो हल्का है वो ज्यादा विचलित होगा, आवेश इसका ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो ज्यादा, यानी E और m रेशो पर डिपेंड करता है इसका विचलन। बात समझ में आती है? तो इसका विचलन किस पर डिपेंड करता है? E और m, यानी इसका उसमें ये बोला गया है कि किसका E/m किसी का E और m का अनुपात किसका ज्यादा होगा? तो जिसका विचलन ज्यादा है उसका E/m, यानी कि इसका E और m का जो अनुपात है उसका ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका विचलन ज्यादा है उसका E और m ज्यादा है। तो E और m ज्यादा 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, तो 3 का हुआ। तो ये एनसीईआरटी में क्यों होगा? क्योंकि विचलन जो है E और m पे डिपेंड करता है विचलन, और विचलन किसका ज्यादा है? 3 का, इसलिए 3 का E और m ज्यादा होगा। अब आगे करते हैं। आवेशित कण का पथ बताइए जब वह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश चले, जब वह क्षेत्र के लंबवत चले। तो आवेशित कण का पथ बताइए जब वह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश चले। तो मैंने कहा कि अगर वैद्युत क्षेत्र जो है, यहां को समझ लीजिए, ये 2 प्लेटें हैं ऐसे, तो ये है आपकी प्लस और ये है आपकी माइनस। तो जब ऐसे, ये है हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अगर कोई कण ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये तो बढ़िया है जो नीचे की तरफ चल रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहा है, तो इसका मतलब यह है यह एक सीधी रेखा में चलेगा। इसका आंसर आएगा यह एक सीधी रेखा में चलेगा। इसमें चलेगा भाई, सीधी रेखा में चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी? रेखा में चलेगा, क्योंकि चलने की दिशा में ही फोर्स लग रहा है। अब अगर वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चले, तो जब वो लंबवत चलेगा तो मैं इसको, देखो ये वाले समझ लेना, जब ये वैद्युत क्षेत्र इधर है और चार्ज जब लंबवत चलेगा ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? परवलयकार उसका पथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पथ उसका? जब वह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलेगा तो फिर हो जाएगा वो परवलयकार, ऐसे हो जाएगा परवलयकार। कैसा हो जाएगा भाई? परवलयाकार या पैराबोला, ठीक है, परवलयकार हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं, तो भाई ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, मतलब यहाँ पहुंचते नहीं है। कई बार जो है ऐसा लगता है कि बस वही वैद्युत क्षेत्र वही पता लगता है कि भाई एक्सियल पोजीशन कर लो, इक्वेटोरियल पोजीशन कर लो, वहीं से सारा काम होता है। ऐसा नहीं है, ये भी एक अपने आप में टॉपिक होते हैं, इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, छोटी क्लास है लेकिन बड़ी इफेक्टिव क्लास है। इस क्लास को आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े, एक बार और देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बढ़िया क्लास लगे तो आगे जो है आप इसको रेगुलर और कंटिन्यू बना कर रखिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत द्विध्रुव। ओके, थैंक यू वेरी मच।